एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हमारी एग्जाम के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को खुद फील हो रहा होगा कि हम किससे रिलेटेड मुद्दों पर बात कर रहे हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से वो कितने ज्यादा वैल्यूबल है। तो कृपया करके मैं आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके जैसे मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ आप भी कृपया करके सभी लोग कोशिश करिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराएं और शेयर जरूर कर दिया करें। कृपया करके क्लास को लाइक जरूर किया करें क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लासें हैं, बहुत ज्यादा मेहनत से मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और सब्सक्राइब करवाने की जरूर कोशिश करें क्योंकि आपके कहने पर जैसे हम लोग सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही कर पे कृपया मेरे कहने पर आप लोग हमारे लिए मेहनत करें और हमारी क्लासेस को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातें कर रहे हैं जो वर्तमान समय में अखबारों में प्रिंट हो रहे हैं, जो वर्तमान समय में चल रहे हैं। और मैं आप लोगों को कितनी बार कोशिश कर रहा हूं सिखाने की, क्यों ना हम जीएस का एक नजरिया, एक एटीट्यूड, पढ़ने का एक तरीका चेंज करें और थोड़ा सा किताबों से हटकर हम ऐसे मुद्दों पर बातें करें जो आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी और सबसे ज्यादा संभावना है। जैसा कि हम लोग ऐसे ही मुद्दों को जोड़कर देख लेते हैं कि अगर इस वाली बात की चर्चा अखबारों में हो रही है तो इसे आपकी जोड़ लें अपने किसी न किसी सब्जेक्ट से। जैसे कल हमने देखा कि समितियों की चर्चा अगर अखबार में थी तो हमने समितियों के बारे में डिस्कशन करा, पढ़ा। ऐसे ही करके अगर हम देखेंगे तो अखबारों में सबसे ज्यादा चर्चा जो आपकी हो रही है इस समय वो हो रही है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। राष्ट्रीय आय को लेकर आपाधापी मची हुई है कि राष्ट्रीय आय जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं ये क्या होता है। जब राष्ट्रीय आय का पता चल जाता है तो इसके अतिरिक्त हम लोगों की आपकी जो समझ में आनी चाहिए वो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ये क्या होता है, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम इसको बोल दिया जाता है। तो इन चीजों की अखबारों में चर्चा है इस समय और हमारी संसद में भी इस चीज को लेकर बहस हुई कि भारत की प्रति व्यक्ति आय घट रही है, भारत की राष्ट्रीय आय घट रही है, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो इसी रीजन से आज के मुद्दे पर हम लोग जो बातें करेंगे आपकी सभी लोग मिलकर, वो आज हम बातें करेंगे इन्हीं मुद्दों पर जो आपकी स्क्रीन पर ये लिखे हुए हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इनके निकालने के तरीके क्या होते हैं, ये वास्तविकता में इनको हम समझेंगे कि वास्तविकता में इससे आपकी क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं तो और क्या क्या आपके नहीं बन सकते। तो उसी से रिलेटेड मुद्दों पर हम बातें करेंगे। अब देखो जैसे हम लोग आपकी शुरू में जैसे डिस्कशन आपने देखा ही होगा कि आज की क्लास में हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो राष्ट्रीय आय पर रहेगा जिसको हम कहते हैं आपकी नेशनल इनकम, ये वाला है ना। अब नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय पर जब हम आप बातें करेंगे ना तो इससे पहले आप लोग आपकी इस बात को समझे कि इससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जो बातें करेंगे वो बातें करेंगे कि राष्ट्रीय आय जो होता है इससे पहले जो इसके प्रमुख तथ्य होते हैं उन पर हम बातें कर लेते हैं, है ना। क्योंकि राष्ट्रीय आय तो हम बाद में समझेंगे, पहले इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। अब देखो मैं एक एक करके धीरे धीरे सब लोगों को बताता रहूंगा। कृपया सभी लोग अपने कॉपी किताब लेकर बैठ जाए, अपनी पेंसिल लेके बैठे और लिखना स्टार्ट किया करें। मैं आप लोगों से पर डे आके रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके सभी लोग, जो भी लोग क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं वो पूरी क्लास को अटेम्प्ट करें और लिखें। क्योंकि देखो कोई मूवी तो है नहीं, या कोई भी सॉन्ग या कोई नृत्य या कोई डांस तो है नहीं कि जिसे आपने थोड़ा सा देखा और बाद में आपने जज कर लिया कि आगे भी ये नृत्य ऐसे ही होने वाला है और इसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा तो चीजें होती नहीं है कि आप पूरी क्लास देखिए क्योंकि अंत तक हर एक महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग उस पर आपके तथ्यों से रिलेटेड बातें करते हैं आपकी, ठीक है। और मेरी हर रोज रिक्वेस्ट रहती है कि जिन भी लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं कृपया करके प्रीवियस क्लास से देख लें अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए उन क्लासेस को अटेम्प्ट कर लें और एक बार देख जरूर लें और आपको खुद एहसास होगा कि उन क्लासों की जो महत्ता है आपके जीवन में वो कितनी महत्ता है। तो उन क्लासेस को आप एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लें आपकी, है ना। तो हम राष्ट्रीय आय को ही समझेंगे लेकिन राष्ट्रीय आय से रिलेटेड पहले कुछ तथ्य होते हैं उनको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो मैं एक चीज यहाँ पर सबसे पहले जो मैं समझाऊंगा आप लोगों को वो समझाऊंगा आपकी जीडीपी के बारे में, ठीक है। देखो जीडीपी का पूरा नाम जो होता है वो होता है आपकी ग्रोस डोमेस्टिक, पहले आप पूरा नाम लिखें
और इसका मतलब होता है पी का प्रोडक्ट, है ना। ग्रोस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट मीन्स होते हैं उत्पाद, है ना। सकल घरेलू उत्पाद आपके, देखो होता क्या, अब आप पहले परिभाषा लिखिए, उसके बाद में चीजें एक एक चीजों के आपके फॉर्मूले आपको बताता रहूंगा, तो कृपया करके आप ध्यान से इन चीजों को आप पढ़ें आपकी, है ना। देखो इसका मतलब ये होता है किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश या किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को, अंतिम मूल्य को उस देश या उस अर्थव्यवस्था की जीडीपी कहा जाता है। समझ रहे हो, है ना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ परिभाषा लिखी हुई है तो आप इसे लिखो, मतलब तो ये हुआ, तभी तो आप लोगों की ये भैया याद होगी, जैसे हमारी याद है ऐसे ही आप लोगों की याद होने में थोड़ा वक्त भी लगेगा, और आपको ऐसे ही यादों की ऑप्शन देके आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो ये कह रहे हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी देश में, है ना। एक वर्ष के दौरान, साधारणतः विधि 1 ईयर, एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाएं, देखो वस्तुओं का मतलब आपकी हमारी, जैसे हम आपके उद्योगों में भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे हम कृषि में भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, है ना। इन चीजों में भी तो हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं भाई। इंडस्ट्री में बहुत तरीके के प्रोडक्ट आपके निर्मित किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत तरीके के आपके खाद्य प्रोडक्ट आपके निर्मित किए जा रहे हैं। और सेवाओं का मतलब ये होता है कि जैसे बैंकिंग की जो सेवाएं होती हैं ये एक तरीके से सेवाएं हैं, जैसे रेलवे की जो सेवाएं होती हैं ये एक तरीके से सेवाएं हैं, जैसे बीमा आपकी हमारी जो इंश्योरेंस होता है पॉलिसी वो भी एक तरीके की सेवाएं हैं, जैसे आपकी दूर संचार होता है, जो आपकी हेलो हेलो है आपकी फोन है वो भी एक तरीके की सेवाएं हैं, जैसे इसके अतिरिक्त आपकी परिवहन होता है वो भी आपकी एक सेवाएं हैं। तो विभिन्न तरीके की सेवाएं, मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था आपकी कि अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टरों में डिवाइडेड किया गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्टियरी, जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो उसे जाकर भी पढ़ लेना। तो अब ये करें कि किसी भी देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो उद्योगों में हो या कृषि के अंदर, ये जितनी भी तरीके की आपकी सेवाएं होती हैं जो सरकार हमें प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या पब्लिक सेक्टर की हो, इनका जो अंतिम मूल्य होता है, जो लास्ट वाला प्राइसिस होता है, उस वाले लास्ट वाले प्राइस को आपकी क्या बोल दिया जाता है, उस देश की जीडीपी। साधारण शब्दों में बताएं, साधारण शब्दों में मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों ने जितना भी कमाया, जो हमारी टोटल कमाई, इस कमाई में से यदि हम आपकी खर्चा निकाल दें, ये वाली खर्चा खत्म कर दें, तो हमारे पास जो वास्तविकता में बचता है उस चीज को ही आपकी क्या कह देते हैं, आपकी जीडीपी। एक तरीके से जीडीपी जो होता है वास्तविकता में किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी परिवार की जो औकात होता है ना, वैल्यू जो होता है, उस वाली वैल्यू या औकात को ही उस देश, उस परिवार, उस राज्य या उस गांव या उस क्षेत्र या उस अर्थव्यवस्था की क्या बोला जाता है, आपकी जीडीपी का। तो जीडीपी तो आपकी हमारी है, ये परिभाषा आप लोग आपकी हमारी लिखी है ना। अब देखो अगर हम जीडीपी निकालने की बात करेंगे तो पूरा नाम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, पूरे नाम को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि पूरा नाम आपको लोगों से आपकी जरूर भूला जाता है। जीडीपी आपकी समझ में आ जाता है। अब जीडीपी अगर आपकी समझ में आ गया हुआ तो जीडीपी निकालने के आपके तरीके होते हैं। अब जीडीपी समझ में आपके बाद, इसके बाद मैं दो तथ्य आप लोगों को और समझा देता हूँ। देखो एक वर्ड लिखा हुआ एमपी और एक वर्ड लिखा हुआ एफसी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, है ना, और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस का मतलब होता है बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है साधन लागत। साधन लागत, पहले इन्हें समझ लें, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपके फॉर्मूलों पर ही आ जाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए। देखो ये होता है, देखो इसका समझ लो आपकी, पहले मैं इसको समझा दूं, आपकी जो नीचे आपकी तथ्य लिखा हुआ फैक्टर कॉस्ट, देखो ये है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, है ना, कोई भी एक वस्तु है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमने प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, जितनी एक इकाई, एक इकाई उत्पादन करने के लिए जितनी लागत आती है, जितनी लागत आती है ना, खर्चा जो होता है हमारा,
उस वाली लागत या खर्चे को क्या बोला जाता है, आपके फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत कहते हैं। देखो एक इकाई का मतलब, जैसे 1 कुंटल अगर हमें आपकी गेहूं उगानी है, 1 कुंटल है ना, 1 कुंटल यहाँ पर, या फिर 1 कुंटल की जगह 1 किलोग्राम कर लो, या फिर आपके 1 टन कर लो, या 1 मीट्रिक टन कर लो, है ना। अब इसे 1 कुंटल गेहूं को उगाने में हमने मान लेते हैं 500 रुपए की लागत आई, तो ये वाली जो 500 रुपए की लागत होगी ना, इस वाली 500 रुपए की लागत को गेहूं का क्या बोला जाएगा, साधन लागत। इज दैट क्लियर? सब लोगों को आपकी क्लेरिफाई हुआ कि साधन लागत का मतलब होता है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए एक इकाई का एक जोड़ा जूते बनाना है, एक जोड़ी हमें कपड़ों को निर्मित करना है, एक जोड़ी हमें टी शर्ट बनानी है, एक कोई भी प्रोडक्ट उत्पादन करना है एक इकाई में, वो 1 किलोग्राम हो सकता है, 1 कुंटल हो सकता है, 1 टन हो सकता है, 1 मीट्रिक टन हो सकता है, उसे क्या बोला जाता है, उसकी टोटल लागत कहा जाता है। अब इस वस्तु को हमने उत्पादित साधन लागत में, लागत इतनी आई, इस वस्तु को ले जाकर हमने बाजार में बेच दिया। अब बाजार में जो इसका मूल्य हमें प्राप्त हुआ, हमें जो प्राप्त हुआ है, इस वाले मूल्य को आपकी क्या बोला जाता है, आपकी भाई उस वाले मूल्य को आपकी क्या कहा जाता है, मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य कहते हैं। जैसे करके अगर साधन लागत आपकी कितनी आई है, 500 रुपए आई है, इसमें हम लोगों ने आपकी इसको 1500 रुपए में ले जाकर बाजार में बेच दिया, तो बाजार में जो हमें इसका मूल्य मिला, उस वाले मूल्य को क्या बोला जाता है, साधन लागत, सॉरी बाजार मूल्य, या फिर क्या कहा जाता है, आपकी मार्केट प्राइस इसको कह दिया जाता है। ठीक है, अब ये चीजें हमने जब समझ लेते हैं तो उसके बाद हम जीडीपी निकालने के तरीके समझते हैं। अब देखो यहाँ तरीके समझना भाई आप लोग, है ना, आपको याद हो ये वाली चीजें सारी। पहली बात तो इनकी परिभाषाएं आपको उम्मीद करते हैं कि लिख ली होगी, देख लिया होगा, समझ लिया होगा इन चीजों को आपने, है ना। अब जीडीपी निकालने के तरीके हैं, देखो जीडीपी जब निकाली जाती है तो ये निकाली जाती है एमपी पर, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, हिंदी में ये कहा जाएगा। तो इसे निकालने का तरीका होता है आपकी जीडीपी एफसी, ठीक है, प्लस के अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर को, और माइनस के सब्सिडी, सब्सिडी मतलब इंग्लिश का ही वर्ड है आपकी छूट या इमदाद। देखो क्या आप लोगों को, देखो मैं यहाँ समझा भी दूं, जीडीपी एमपी पर निकालनी है, यानी कि आपको मार्केट प्राइस निकालना है जीडीपी पर, तो इसमें होगा क्या, देखो जितनी भी लागत आई वो। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सरकार जो होती है कुछ ना कुछ कर लगाती है जब वस्तुओं को हम बाजार में बेचने जाते हैं। तो जैसे हमारी, देखो आप यहाँ समझ लो, जैसे हमने वस्तु की साधन लागत हमारी 500 रुपए आई, जैसे मैं भी बता रहा था, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया, अब सरकार ने इस पर टैक्स लगा दिया कि देखो इस वाली वस्तु पर हम टैक्स आपसे 200 रुपए लेंगे, तो इस टैक्स को हम अपनी जेब से थोड़ी भरेंगे भाई, हम बाजार में जाने के बाद इस टैक्स को वसूल तो करेंगे, जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, तो इस वाली कीमत को हम इसमें जोड़ देते हैं। जैसे आपने मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि जितनी भी वस्तु को खरीदने में लागत आई वो भी, और जितनी वस्तु को आपके घर तक लाने में लागत आई कि उसको आपके वाहन का खर्चा 1000 रुपए देना पड़ा, तो उसको भी हम सीपी में ऐड कर देते हैं ना, जोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। 500 रुपए हमारा साधन लागत आया, 200 रुपए का सरकार ने टैक्स लगा दिया, तो इस वाले टैक्स को हम लोग आपकी जोड़ेंगे, और इतना तो पता होगा जो वस्तुओं पर टैक्स लगता है उस टैक्स को अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स बोल दिया जाता है। अब इस पर आपकी ये वस्तु आपकी हमें जो अब पड़ गई वो कितने रुपए में पड़ गई, 700 रुपए में पड़ी है। लेकिन सरकार क्या कहती है कि इस वस्तु को जब हम मार्केट में ले जाकर बेचेंगे तो हम उपभोक्ताओं को आसान कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए इस पर कुछ छूट देना चाहते हैं, छूट, और उस वाली छूट को हम लोग आपकी इमदाद या फिर आपकी इंग्लिश में सब्सिडी बोल दिया जाता है। अब छूट देना चाहते हैं। अब देखो इसमें जो आपकी निर्माता होगा उसके लिए तो वस्तु अभी भी आपकी हमारी 700 रुपए है, लेकिन अगर छूट देगी तो वो गवर्नमेंट देगी, और ये कहेगी कि आप 700 रुपए में बेच दें वस्तु को, हम 700 रुपए देंगे आपको इसकी कीमत के, आप इस पर अपना प्रॉफिट ले लें। मान लेते हैं वो इस पर 300 रुपए का प्रॉफिट लेता है और वो चाहता है कि 1000 रुपए उसे उस वस्तु की कीमत मिले, तो सरकार ये कहेगी कि आपको 1000 रुपए ही हम देंगे, लेकिन आप ऐसा कर लो इस वस्तु पर आपकी 100 रुपए का डिस्काउंट दे दो, 100 रुपए का डिस्काउंट। जिस चीज को आपकी हमारी क्या बोला जाएगा, आपकी सब्सिडी, जैसे सिलेंडर पर आपकी सब्सिडी दी जाती है, तो सिलेंडर जो निर्माता, गैस निर्माता कंपनी होती है, सरकार उन्हें पूरा प्राइस देती है, उस प्राइस में से आपकी जैसे 100 रुपए कम कर दिए, तो ये जो 100 रुपए कम करे हैं ये कंपनी को सरकार पे करेगी। तो अब 100 रुपए आपके कम करवा रही है ना सरकार, तो कंपनी को पूरा मूल्य मिल रहा है, लेकिन ग्राहक को ये कीमत आपकी कितने रुपए में पड़ जाएगी, 900 रुपए देगा, लेकिन कंपनी 1000 नहीं बेच रही है, क्योंकि कंपनी को 1000 रुपए में से जो 100 रुपए, जैसे 1000 रुपए की वो वस्तु बेचना चाह रहा था,
उसने ग्राहक से कहा कि सरकार इस पे 100 रुपए की सब्सिडी दे रही है, ऐसा कर लो ये 900 रुपए में मिल जाएगी। तो ये 100 रुपए जो देगी ना आपकी कंपनी को, वो सरकार पे कर देगी। तो यहाँ फायदा किसका हुआ? कंज्यूमर का हुआ। तो इस वाली कीमत में से आपकी 100 रुपए हमने क्या कर दिए? घटा दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट प्राइस पर कीमत निकाली जाती है तो जीडीपी आपकी एफसी पर, यानी जितनी साधन लागत आई वो हमने देख लिया, जितना अप्रत्यक्ष का इस पे लगाया गया वो इसमें जोड़ दिया, और जो सब्सिडी होती है वो इसमें से घटा दी। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाता है? आपकी जीडीपी एमपी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। आगे समझ में, यानी कि बाजार मूल्य पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल जो घरेलू उत्पाद होता है उसको निकालने का आपकी फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है। सही हुआ, ठीक है। ऐसे ही करके अगर हम निकालें तो इसका बिल्कुल रिवर्स कर दो। देखो एक फॉर्मूला आता है जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी बराबर अगर हम चीजें निकालेंगे तो जीडीपी एफसी बराबर होगा, बस इसको पलट दो सारा, इस चीज को यही रहने दो, इसे सारे को इधर मूव करके ले आओ, तो जीडीपी एमपी। अब इसमें से माइनस के अप्रत्यक्ष कर घटा दो, है ना, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें प्लस के सब्सिडी आपकी जोड़ दो। ये वाला फॉर्मूला आपकी हमारी किसका आ जाएगा भाई? ये तो मैथ का रूल है, जो इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, जो इधर प्लस का इधर जाके माइनस का। यानी एफसी अगर निकालना है तो जितनी कीमत हमारी बाजार मूल्य की थी उसमें से प्रत्यक्ष कर घटा दिया हमने, डायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर घटा दिया और सब्सिडी जोड़ दिया। आपकी ये दो फॉर्मूले आपकी हमारी किसके निकल कर आ गए? आपकी जीडीपी, जीडीपी की परिभाषा भी याद हो गई और जीडीपी की आपकी भैया आपको निकालने का तरीका भी पता चल गया। ठीक है, हुआ क्लैरिफाई यहाँ पर। अगली चीज जो आती है इसे हम लोग कहते हैं आपकी एनडीपी। एनडीपी का पूरा नाम होता है आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये वाला, है ना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है आपकी निवल घरेलू उत्पाद, ये वाला निवल घरेलू उत्पाद। अब देखो निवल का मतलब क्या होता है? निवल का मतलब होता है पूरा निचोड़। वास्तविकता में जो हमारे पास अब है सब कुछ उसमें से आपकी घटा दो, तो अब जो हमारे पास बचा हुआ उस वाली चीज को आपकी क्या कह देते हैं? आपके निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इंग्लिश में इसका पूरा नाम लिख लें, हिंदी में ये लिखा हुआ है आपके। अब देखो इसे निकालने के तरीके में आपको लिख देता हूँ, है ना। इसकी परिभाषा आपकी फॉर्मूले से आपकी बन जाएगी। देखो अगर आप लोगों को आपकी इसमें निकालना है, जैसे एनडीपी आपको निकालनी है एमपी पर, तो एनडीपी एमपी बराबर होता है आपकी जीडीपी एमपी और माइनस के मूल्य ह्रास, ये होता है ना। मूल्य ह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। ऐसे ही करके अगर आप लोगों को निकालनी है एनडीपी एफसी पर, तो एनडीपी एफसी बराबर होता है आपकी जीडीपी एफसी और माइनस के मूल्य ह्रास, है ना। देखो यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ एमपी है तो यहाँ भी एमपी लिया जाएगा, यहाँ एफसी है तो यहाँ भी एफसी लिया जाएगा। बस इतना याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में बस इतने की मिस्टेक होती है, वहीं गलती होने के चांसेस रहते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कोई भी वस्तु आपकी उत्पादित कर दी भाई, जैसे मैंने आपको एक जोड़ी अभी मान लेते हैं कि हमने एक पेयर जो है आपके वो शूज बना लेते हैं, है ना, हमने जूते बना लिए, ये एक जोड़ी जूतों का हमने उत्पादन कर दिया। अब ये हमारी एक जोड़ी जूते जो हम लोगों ने बनाए हैं, ये हमारी औकात है, हमारी औकात है। तो इस चीज को आपकी क्या कहा जाएगा? जीडीपी। अब ये जोड़े बनाकर आपके जूते बनाकर हमने रख लिए, तो इनमें रखने के बाद आपकी इनके कुछ मूल्य में कमी होगी नहीं होगी? एक बार बताओ, कमी होगी नहीं होगी? या ऐसे समझ लो एक बाइक खरीद के लाए और बाइक खरीद के लाने के बाद हमने वो चाहे चलाई या नहीं चलाई, उसको हम खड़ी कर देते हैं, तो उसके मूल्य में कुछ कमी हुई, उसके मूल्य में कुछ आपकी गिरावट आएगी, कुछ उसमें घिसावट होगी। इस वाली घिसावट को ही आपकी क्या बोला जाता है? मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन कह देते हैं। और जब जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटा दो तो एनडीपी आ जाता है, एफसी में से मूल्य ह्रास घटा दो तो आपकी एनडीपी किस पर आ जाता है? एफसी पर आ जाता है। तो एक जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी और एनडीपी आपकी क्या होता है? एफसी। चारों फॉर्मूले आपकी क्रिएट हो गए आपकी हमारी, है ना, क्लियर हो गए ना, कि यहाँ से आपकी मूल्य ह्रास घटा दो तो जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं। उसके बाद जो अगला वाला आपकी फॉर्मूला आता है ना, अगला वाला फॉर्मूला जो होता है आपकी वास्तविकता में वो होता है आपकी जीएनपी का, है ना। जीएनपी, देखो जीएनपी का मतलब होता है आपकी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये वाला, है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है आपकी। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को हिंदी में बोला जाता है आपकी, ग्रोस का मतलब होता है सकल, इसका मतलब होता है आपके राष्ट्रीय, और इसका मतलब हम लोगों ने अभी ऊपर लिखा था आपके उत्पाद होता है। आपको मैं पहले आसान शब्दों में बता देता हूँ, देखो जीएनपी है क्या, आसान शब्दों में इधर समझ ले, फिर मैं फॉर्मूले लिखा हुआ है यहाँ डायरेक्ट। देखो इसका मतलब ये होता है कि जीएनपी वास्तविकता में है क्या। जीएनपी का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी जीडीपी थी वो यहाँ, ठीक है। जीडीपी का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में उत्पादित जितनी भी समस्त वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका जो आपकी अंतिम मूल्य होता है उसे आप ले लीजिए, जीडीपी ले लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग हमारे देश के विदेशों में रहकर कमा रहे हैं,
जिससे कुछ लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, कुछ लोग दुबई में रह रहे हैं, कुछ अमेरिका में है, कुछ इंग्लैंड में है, कुछ जापान में, अदर आपकी हमारी कंट्रीज में रहकर कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो जो विदेश वाले आपके व्यक्ति होते हैं उनकी कमाई को इसमें जोड़, जो विदेशी कमाई होती है उसे इसमें ऐड कर जोड़ दिया। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विदेशों के हमारे देश में भी रहकर कमा रहे हैं। तो जो आपकी विदेशी आपके व्यक्ति होंगे, विदेशी है ना, विदेशी व्यक्ति होंगे, इनकी कमाई को यहाँ से घटा दें, तो इस चीज को आपकी क्या बोला जाएगा, आपकी जीएनपी कहा जाएगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं, वास्तविकता में अगर लिखना हो कि जीएनपी बराबर होता है आपकी जीडीपी और प्लस के आयात और माइनस के निर्यात, ऐसे कह दो भाई। ये और भी आपकी क्लैरिफाई हो जाएगा। ये भी याद रखना आप लोग कि जितना भी हमारे देश में उत्पादन हुआ वो ये था, जीडीपी हमारे देश में उत्पादन हुआ, हमारे देश के नागरिक विदेशों में रहकर जो कमा रहे हैं उसको आप जोड़ यहाँ ला दे, और जो विदेशों के नागरिक हमारे देश में रहकर कमा रहे हैं वो कमाकर यहाँ से दूसरे देशों में ले जाएंगे, उसे यहाँ से घटा दे। तो इस चीज को आपकी जो निचोड़ निकल कर आएगा, ये जो कैलकुलेशन करने के बाद आपकी ये वाला निकल कर आएगा, इस चीज को क्या बोला जाएगा, आपकी जीएनपी। तो आसान शब्दों में तो जीएनपी ये है, ठीक है ना। अब इसका भी अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो इसका भी फॉर्मूला आपकी हमारी बिल्कुल सेम कैटेगरी में बनेगा कि जीएनपी भी दो चीजों पर आपकी निकाली जाती है। एक तो निकालेंगे हम जीएनपी एमपी पर, तो पहले अगर जीएनपी एमपी पर निकालेंगे तो बिल्कुल फॉर्मूला जीडीपी की तरह है कि यहाँ पर आपकी जीएनपी एफसी पर पता हो आपको, और प्लस के अप्रत्यक्ष कर पता हो आपको, है ना, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि, और माइनस के सब्सिडी, ये सब्सिडी है भाई, है ना। ऐसे ही करके आपकी जीएनपी आपको एफसी पर निकालनी है, तो कितना हो जाएगा आपकी जीएनपी, यहाँ अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपकी हमारी यहाँ जीएनपी एमपी हो जाएगा, और माइनस के अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे, इधर जाके आपकी ये चीजें घट जाएंगी, इनडायरेक्ट टैक्स और आपके सब्सिडी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अब देखो चार फॉर्मूले आपके हमारी ये बन गए, एक तो एनडीपी का आपकी हमारी ये फॉर्मूला बना, ये चीज हो गई आपकी, है ना, एक ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बड़े अच्छे आसान शब्दों में समझ में आ गई होगी, और शायद देखो आपने ऐसा कभी भी आपकी हमारी देखा नहीं होगा कि इतने तरीके के फॉर्मूले लोगों ने आपको बताए कि जीडीपी होता क्या है, जीएनपी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, एमपी क्या होता है, एफसी क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर लगे हुए, कृपया करके याद कर लें, क्योंकि आसान ही शब्दों में हमने बहुत कोशिश आपकी कर ली है कि इनको हम समझ लें। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, सब्सिडी आपकी हमारी इमदाद होती है, आपको छोड़ देना होता है, वो सरकार पे करती है, कंपनी को नुकसान नहीं होता, कंपनी को भी फायदा होता है, कंज्यूमर को भी फायदा हो जाता है, उस चीज को हम सब्सिडी कहते हैं। ये चीजें निकल जाती हैं। उसके बाद हम लोग आपकी हमारी जो अब चीजें चलते हैं ना आपकी, ये कुछ तथ्य हैं राष्ट्रीय आय के निकालने से पहले, ठीक है भैया। अब लास्ट में जो चीज आपकी निकलती है उसका नाम होता है आपकी एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है आपकी निबल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो यहां निकल के आता है निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, इसका मतलब ये होता है वास्तविकता में इसी चीज को आपकी क्या बोला जाता है, आपकी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यही चीज आपकी क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय है, यही चीज नेशनल इनकम है। मतलब ये होता है कि किसी भी देश में नेट का मतलब तो बिल्कुल निबल है, निचोड़ है, मैं भी बता रहा हूँ कि सब कुछ खत्म कर दो। जैसे हमने 1 लाख रुपए टोटल हमारा टर्नओवर था एक महीने का, 50,000 हमने खर्चा कर दिया, 10,000 की एक आपकी इंश्योरेंस की या एक पॉलिसी की किस्त दे देते हैं, 10,000 और खर्चा कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो हमारे पास मान लेते हैं आपकी 5,000 रुपए बचे 1 लाख में से। ये आपकी वास्तविकता में नेट नेशनल, इस चीज को नेट नेशनल प्रोडक्ट कह देते हैं, और इसी चीज को वास्तविकता में किसी भी अर्थव्यवस्था किसी भी देश की क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कह दिया जाता है ना। अब देखो, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है ना आपकी, इसमें भी निकालने के दो तरीके हैं, एक होता है एनएनपी और ये भी निकाला जाता है आपकी एमपी पर, है ना। एनएनपी एमपी पर जब निकाला जाता है तो इसके भी आपकी दो तरीके हैं, एक होता है आपकी जीएनपी एमपी और माइनस के होता है आपकी मूल्यह्रास, ये बात ठीक है, डेप्रिसिएशन जिसको मैं कह रहा हूँ। ऐसे एक निकाला जाता है एनएनपीएफसी, और एनएनपीएफसी जो होता है, फिर अगर यहाँ देखो जीएनपी लिया जाना है, इसके साथ एफसी ले रहे हो तो जीएनपी का आपकी क्या लेना पड़ेगा, आपको एफसी लेना पड़ेगा, और माइनस के आपकी मूल्यह्रास है ना। मूल्यह्रास को वास्तविकता में क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन, यानी वस्तु लेने के बाद उसमें जो घिसावट होती है, उसमें जो कमी आती है, उस वाली कमी को क्या बोला जाता है आपकी, वो डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कह देते हैं। अब देखो दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं,
अब कौन से फॉर्मूले को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय वास्तविकता में ये है, ये राष्ट्रीय आय इस चीज को, यानी कि हम कह सकते हैं कि साधन लागत पर, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट का मतलब हिंदी में साधन लागत होता है, यानी कि साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसे आपकी क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये बात है, तो इस चीज को राष्ट्रीय आय नहीं बोला जाएगा, ये है राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद को आपकी क्या बोला जाता है भैया? राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय बराबर, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होती है आपकी? तब आएगा NNP FC जो होता है, इस चीज को आपकी क्या बोल दिया जाता है? राष्ट्रीय आय कह दिया जाता है। तो ये है फैक्टर कॉस्ट पर, भाई जितना उत्पादन करा, मार्केट में कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जितना हमने उत्पादन आपकी हमारी भाई लागत यहाँ लगाई है उस चीज को राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहा जाता है। कि देखो इतनी चीजें हैं, ये चीजें इतने सारे फॉर्मूले आपके निकल कर आते हैं, GDP हो गया, NDP हो गया, GNP हो गया और NP हो गया। तो राष्ट्रीय आय का एक तरीका ये है। अब या तो आप कह लो कि राष्ट्रीय आय की एक परिभाषा है साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना, NNPFC को। एक और आप लिख लो आपकी। अब देखो हम राष्ट्रीय आय पर अब आए हैं यहाँ से, पहले आप उन चीजों को समझ लिया, अब अगर हम इस चीज को ही समझेंगे आपकी, तो वास्तविकता में राष्ट्रीय आय की एक परिभाषा और है, और एक ये है कि किसी भी देश में एक वर्ष में, है ना, साधारणतः एक वर्ष में लिया जाता है, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य के योगफल को उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये है। अब देखो फर्क ने आपने समझा, थोड़ा सा मार्जिनली डिफरेंस है। देखो GDP क्या था, मैं आपको यहाँ समझा दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को, यहाँ तक अगर हमने आपकी छोड़ दिया था ना, यहाँ तक अगर हम लोगों ने आपकी हमारी छोड़ दिया था, यहीं तक हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था, तो अंतिम मूल्य को GDP कहा गया, लेकिन मूल्य का योगफल कर दिया तो राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की दो परिभाषाएं हैं, एक तो NNPFC भी राष्ट्रीय आय है, और एक चीज ये भी आपकी क्या होती है? नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय आपकी, इसको कह दिया जाता है ना। अब एक बात बताओ, किसी भी देश की जब हमने राष्ट्रीय आय निकालनी है तो फिर उसके बाद निकालने को आती है आपकी प्रति व्यक्ति आय, है ना। प्रति व्यक्ति आय को इंग्लिश में बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इस चीज को आपकी कह दिया जाता है, जिसको आपकी इंग्लिश में PCI के नाम से हम जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारी बिल्कुल सेम चीज है, जैसे हमारे परिवार के टोटल आपकी हमारी जो है वो, हम लोग आपकी 1 लाख रुपए कमाते हैं, 4-5 1 लाख रुपए हमारा परिवार, हमारे परिवार में टोटल 10 लोग रहते हैं। अब उनमें से चाहे आपकी 5 ही लोग कमाने वाले हैं, 5 लोग आपकी कोई भी अर्निंग नहीं करते, कोई भी कमाई नहीं करते हैं, तो हमारे परिवार की जो आपकी औसत आय निकल कर आएगी ना, औसत आय अगर हमें निकालना होगा, तो जितनी भी हमने टोटल कमाया, 1 लाख रुपए हमने कमाए और 10 सदस्य थे, तो औसत आय हमारी कितनी निकल कर आएगी? 10,000 आएगी। यानी कि औसत आय का मतलब एक व्यक्ति कितनी कमाता है? तो 10,000 आएगा, चाहे उसमें कमाने वाले हो या ना कमाने वाले हो, लेकिन सब लोग आपकी उपभोग तो कर रहे हैं, खर्च तो कर रहे हैं, खा तो रहे हैं ना। तो इस चीज को ही आपकी हमारी परिवार की औसत आय प्रति व्यक्ति है। ऐसे ही करके अगर हम यहाँ निकालें तो पर कैपिटा इनकम जो PCI होती है वास्तविकता में, वो होती क्या है? जितना भी हमारे पूरे देश ने कमाया वो राष्ट्रीय आय हुई, हमने सीखा। और इसी वाली राष्ट्रीय आय को आपकी हमारे देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दो, ये वाली कुल जनसंख्या से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो इस चीज को आपकी क्या आता है भैया? इस चीज को क्या बोल दिया जाता है? आपकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। तो इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय का निकालने का एक फॉर्मूला तो ये हुआ, इस चीज को प्रति व्यक्ति आय कह देते हैं, यानी कि टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। आपकी ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इक्वल आपकी क्या होता है? आपकी PCI कहलाता है, पर कैपिटा इनकम होता है। एक चीज ये तो प्रति व्यक्ति आय है ना। अगर इसी चीज को हम लिखना चाहें आपकी, देखो ये परिभाषा है, आप लिखना जरूर है और समझ के लिखनी है, याद रह जाएंगे आपकी। तो एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये भी है कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बराबर क्या होगा? NNPFC, ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ, और अपॉन आपकी कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन आपकी ये वाली जनसंख्या, है ना। ये भी तो है, क्योंकि वास्तविकता में राष्ट्रीय आय NNPFC तो होता है, इस चीज को राष्ट्रीय आय,
एक चीज क्लैरिफाई हुई यहाँ पर, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जिन भी चीजों पर हम डिस्कशन करें पूरी डिटेल में हम करें, है ना। इस चीज को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय के निकालने के तरीके आपके हमारे क्या क्या हुए, कैसे हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालने के फॉर्मूले क्या हुए। अब अगर हम राष्ट्रीय आय पर ही बात करेंगे तो आप लोग कोशिश करना आपकी कि और चीजें आप तथ्य पूरे कंप्लीट कर लें। हमारे भारत में ना वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय निकालने के तीन तरीके हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के आपकी तीन प्रकार से आपकी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। आपकी नंबर एक जो होता है आपकी इस वाली को कहते हैं आपकी आय विधि। आय विधि को इंग्लिश में बोला जाता है इनकम अप्रोच। दूसरा जो तरीका होता है उसको कहते हैं आपकी उत्पादन विधि। उत्पादन विधि को इंग्लिश में कहते हैं आपकी भैया प्रोडक्शन अप्रोच, ये वाला, है ना। तीसरा तरीका होता है आपकी व्यय विधि, ये वाला, इसको याद रखना भैया, एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो राष्ट्रीय आय कितने प्रकार से निकाली जाती है, तीन प्रकार से। एक आय विधि होती है, एक उत्पादन विधि होती है और एक आपकी व्यय विधि। ये देखो आय विधि का मतलब ये होता है इसमें जितने भी व्यक्ति टोटल पैसा कमा रहे हैं वो, जितने भी व्यवसायिक गतिविधियों से हमारे पास इनकम हो रही है वो किसमें रखी जाती है, आय। उत्पादन विधि में आपकी जैसे कृषि से आपकी जितनी भी इनकम हो रही है उस वाली आपकी हमारी भाई इनकम को उत्पादन विधि में कैलकुलेट करते हैं। व्यय विधि में ये होता है कि जितनी भी वस्तुओं को उत्पादित करने में हमने टोटल जितना भी खर्चा करा उस वाले खर्चे को आपकी किस विधि में कैलकुलेट किया जाता है, आपकी व्यय विधि में। आपको केवल इतना आएगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय निकालने का कौन सा तरीका नहीं है। तो ये तीन तरीके होते हैं, जो भी ना चलते वो गलत होता है। ठीक है भैया, है ना। ये राष्ट्रीय आय हो गई। अब अगर हम भारत में बात करें आपकी, तो आपको पता होगा, आप कुछ तथ्य हैं कि भारत में सबसे पहले, अगर भारत में बात करें तो सबसे पहले जो नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय का अनुमान था वो आपके लगाया गया था 1867-68 ईस्वी में। सबको पता होगा वो लगाया था आपके दादा भाई नौरोजी, है ना। इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान हमारे भारत में लगाया 1867 ईस्वी में। और इन्होंने किताब लिखी थी आपकी द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, ये किताब इन्होंने लिखी थी। हिंदी में मैं इसका नाम पढ़ देता हूँ, भारत में एब्रिटी शासन और गरीबी। ये दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी। इस किताब में इन्होंने भारत की टोटल राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बताया था। और इन्होंने बताया था भारत की टोटल राष्ट्रीय आय आपकी 340 करोड़ रुपए की। पूरा भारत एक साल में 340 करोड़ रुपए कमाता है। और प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया था, ये आंकड़ा आप लिख लें कि भारत की प्रति व्यक्ति आय उस जमाने में 20 रुपए, यानी एक व्यक्ति आपकी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 20 रुपए आपकी कमा लेता है एक साल के अंतर्गत आपकी, है ना। उसके बाद आप एक आंकड़ा लिख लें, आपकी स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए, जो राष्ट्रीय आय होती है इसका अनुमान लगाने के लिए कि कितनी हो कितनी ना हो, आपकी एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। आपकी ये बहुत आता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति। और राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है ये किया गया था आपके 1949 ईस्वी में। ये पैट के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे आपकी वो बनाए गए थे आपकी पीसी महालनोबिस को। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे आपके। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया। 1949 में जो समिति बनी इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस। सबसे पहले आपके अनुमान इन्होंने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी है आपके सामने लिखा हुआ है ना। अगर हम वर्तमान में बात करेंगे आपकी, तो वर्तमान में हमारे भारत में जो नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय होता है, इसका जो अनुमान है वो लगाया जाता है एनएसओ के द्वारा। एक संगठन है एनएसओ, इसका स्थापना जो की गई थी एनएसओ की, वो की गई थी 1951 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर जो है आपकी वो कहाँ रखा गया, आपकी नई दिल्ली में। इसके अगर हम पूरे नाम की बात करेंगे तो एनएसओ का पूरा नाम होता है आपकी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बात है ना, ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्तमान में इस संस्था का आपकी पूरा नाम है। हिंदी में इसको बोला जाता है आपकी भैया राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन। आपकी सीएसओ है भाई, उससे गलती होगी, सीएसओ है। तो सीएसओ है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आपकी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहा जाएगा आपकी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये जरूर याद रखें, बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है जो भी मैंने आज पढ़ाया आपकी। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। स्थापना 1991 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपको पता होगा जब राष्ट्रीय आय निकल जाती है तो उसके बाद क्या निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम। और वर्तमान समय में भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो 1,97,000 रुपए आपकी हमारी बताई गई है।
आपके, है ना। जिस दिन मैंने बजट पढ़ाया होगा आपको बताया होगा, ये टोटल ब्यौरा है जो राष्ट्रीय आय के निकालने का तरीका होता है। तो ध्यान से आप दादा भाई नौरोजी को भी एक बार आपके ध्यान से आप पढ़ें जरूर, और याद होनी चाहिए कि कौन कौन से तरीके हैं, किसने सबसे पहले लगाया, वर्तमान में आपकी कितनी है, किस चीज को आपकी क्या कहा जाता है, आपकी जीडीपी क्या होती है आपकी। एक चीज और मैं बता दूं, जब कभी भी आपकी जीडीपी आपकी कैलकुलेट की जाती है ना, तो जीडीपी जब कभी भी कैलकुलेट की जाती है तो इसका कोई ना कोई आपके आधार वर्ष होता है, और लिख लेना जिसे नहीं पता हुआ, आपके वर्तमान में जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 है। और जीडीपी जो है आपकी, इसकी जो गणना होती है ना आपकी, इसमें स्थायी जीडीपी की गणना आपकी एक और लिख लें। स्थायी जीडीपी की गणना आपकी हमारी जो की जाती है आपकी हमारी, वो स्थिर मूल्यों पर की जाती है आपकी, ये जरूर याद रखें, है ना। ये ऑप्शन में बहुत ज्यादा मिलेगा कि अस्थायी जीडीपी की गणना स्थिर मूल्यों पर, इसका आधार वर्ष आपकी 2011-12 रखा गया। अब आप दादा भाई नौरोजी को भी पढ़ लें, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष, कौन सी किताब उन्होंने लिखी है, 3 बार उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करी है। ये पूरा टॉपिक हो गया आपकी राष्ट्रीय आय का, या प्रति व्यक्ति आय का निकालने का तरीका क्या होता है, राष्ट्रीय आय कितने प्रकार से निकाली जाती है। तो कृपया करके आप ऐसा ही पढ़ें जैसा आपको पढ़ना चाहिए, पूरी डिटेल में याद करें। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि जैसे मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत से आपकी हमारी ये क्लासेस लेकर आता हूँ, कृपया करके आप भी थोड़ा बहुत आपकी मेहनत करके ज्यादातर लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी हमारी सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। और क्लास आपके लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इन्हें कंपलसरी वे में आपकी कोशिश किया करें कि आप क्लास को लाइक करें, क्योंकि ऐसी जैसी मैं चीजें आपकी समझा देता हूँ, शायद किसी से आपकी हमारी इतनी डिटेल में आपको चीजें समझने को नहीं मिलेंगी। तो कृपया करके हमारे चैनल को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराएं, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसके बारे में आपको समझा होगा। आने वाले समय में भी हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातें करते रहेंगे। किसी की कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपको आने वाले समय में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। गुड बाय।